Dear student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट आज पीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत मेटाबॉलिक मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे. एनिमल बॉडी में समस्त कार्यों हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे कार्बनिक पदार्थों द्वारा प्राप्त की जाती है. इन कार्बनिक पदार्थों में कई एंजाइम युक्त क्रियाएं संपन्न होती हैं. एक जीवित कोशिका में संपन्न होने वाली ऐसी ही अनेक केमिकल रिएक्शन तथा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म कहलाता है. इन क्रियाओं के अंतिम रासायनिक उत्पादों की प्रकृति और ऊर्जा के उत्पादन और इनके निवेश के आधार पर मेटाबॉलिज्म को दो वर्गों में बांटा गया है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एंड केमिकल प्रोडक्ट की नेचर और ऊर्जा के उत्पादन और निवेश के आधार पर मेटाबॉलिज्म को दो वर्गों में बांटा गया है. कैटाबॉलिज्म इन क्रियाओं द्वारा लार्ज और कॉम्प्लेक्स अवयवों को स्मॉल और सिंपल प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है. कार्बोहाइड्रेट वसाओं के अंतिम जो प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी होते हैं, जबकि अमीनो एसिड्स के अपचय से नाइट्रोजन युक्त एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है. इन क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है. सरल उत्पादों की अपेक्षा जटिल जो फूड स्टफ्स होते हैं इनमें अधिक ऊर्जा होती है. एनाबॉलिज्म की बात करें तो इन क्रियाओं में सरल भोज्य पदार्थों से जटिल व बड़े स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पदार्थों का निर्माण होता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस. मेटाबॉलिज्म फंक्शन में प्रायः ऊर्जा के इनपुट की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक दृष्टि से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव होते हैं. इन यौगिकों में सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं. इनके यदि मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2O होल N होता है. कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात किए गए हैं जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन और सल्फर भी उपस्थित होता है. ये कार्बोहाइड्रेट्स के सामान्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं. तो सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो वाइट सॉलिड पदार्थ होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम घुलनशील या लेस सॉल्युबल होते हैं, किंतु ये जटिल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त ये जल में घुलनशील होते हैं. कुछ उत्तकों में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सेल के ड्राई वेट का 0.10% से भी कम अंश का निर्माण होता है. तो जबकि कुछ उत्तकों में जैसे लिवर में ये 15% तक हो सकते हैं. तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड के रूप में पाए जाते हैं. सभी प्रकार के पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं माउथ में, सलाइवा और इंटेस्टाइन में विभिन्न प्रकार के पाचक रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा मोनोसैक्राइड में परिवर्तित कर दिए जाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट में पाचन का मुख्य एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है. यह ग्लूकोज आंत्रगुहा से साधारण डिफ्यूज़न मेथड द्वारा, सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यह हेपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा इंटेस्टाइन से लिवर में लाया जाता है. लिवर से यह रुधिर द्वारा शरीर की समस्त जो होती है कोशिकाओं में भेज दिया जाता है. तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ग्लूकोज शरीर में कई क्रियाएं दिखाता है. तो अधिकांश ग्लूकोज जो होते हैं शरीर की कोशिकाओं में अपचयन द्वारा ऊर्जा देता है जो कि शरीर की क्रियाओं में काम आती है. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में पूर्ण विभाजन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है. आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है तथा यकृत और जो स्केलेटल मसल्स में संग्रहित हो जाती है. कुछ ग्लूकोज जो होता है फैट में परिवर्तित होकर फैट डिपोट्स में संग्रहित हो जाता है. तो ग्लूकोज जो है कोशिका में दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है जिसके फलस्वरूप एनर्जी उत्पन्न होती है. इस क्रिया में लगभग
30 स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक पद के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है। एंजाइम एक विशेष रूप से क्रमबद्ध होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक एंजाइम से क्रिया से बना प्रोडक्ट जो होता है वो अगले पद के एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का कार्य करता है। तो इसमें व्यवस्थित सक्रिय जो होते हैं एक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ग्लूकोज के एक अणु का विघटन 4 पदों में 4 स्टेप में पूर्ण होता है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट आता है क्रेब्स साइकिल और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसे हम इम्बडन मेयर हाफ पाथवेज भी कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में एक ग्लूकोज अणु विघटन द्वारा 2 पायरुविक एसिड के अणुओं में टूट जाता है। इस क्रिया में एनर्जी मुक्त होती है जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के 2 अणुओं में बांधित होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है कोशिका के साइटोप्लाज्म के अनेक स्टेप में पूर्ण होती है। प्रत्येक पद हेतु विशिष्ट एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक एंजाइम होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन अनाक्सीकारी श्वसन भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के संपूर्ण पदों में सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक इम्बडन और मेयर हाफ जो थे इन्होंने ज्ञात किया था। इस कारण यह पद जो होता है वो इम्बडन मेयर हाफ पाथवेज के नाम से जाना जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो ये होती है फॉस्फोरिलेशन। इस क्रिया के आरंभ में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है और मैग्नीशियम आयन इसमें कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो ग्लूकोज प्लस एटीपी जो होते हैं हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। कई एनिमल्स टिश्यू जैसे लिवर में ग्लाइकोलाइसिस के लिए आरंभिक पदार्थ जो होते हैं ग्लूकोज के स्थान पर ग्लाइकोजन होता है। तो ये पदार्थ जो होते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, फिर ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिक पाथवेज जो होता है इस स्थान पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप आती है उसे हम कहते हैं आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण। इस क्रिया में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अणु में रीअरेंजमेंट होता है जिसके फलस्वरूप ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यह क्रिया जो होती है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसमें जो होती है एल्डोल शुगर कीटो शुगर में बदल जाती है। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप अगेन जो होती है फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोरिलेशन सेकंड स्टेप होती है। इस क्रिया में पुनः एक एटीपी अणु के विघटन से प्राप्त ऊर्जा युक्त फॉस्फेट रेडिकल जो होते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कार्बन संख्या 1 से जोड़कर उसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल देते हैं। तो ये क्रिया जो होती है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में है ना इस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसमें मैग्नीशियम आयन जो होते हैं कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी जो होंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाएंगे और एटीपी फॉर्म होगा एडीपी है ना। नेक्स्ट स्टेप आती है क्लीवेज या विदलन। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का अणु तीसरे और चौथे कार्बन के बीच विदलित होता है जिसमें 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो होते हैं 2 ट्रायोस फॉस्फेट के अणु बन जाते हैं। ये क्रमशः ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये क्या कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होते हैं। तो
तो ये क्रिया जो होती है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करते हैं। इस प्रकार प्राप्त ट्रायोज फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म पथ के अग्रसर होने के लिए ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया जो होती है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्टेप आती है फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन। तो प्रत्येक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अणु का एक अब क्या होता है फॉस्फोरिलेशन तथा ऑक्सीकारिक डीहाइड्रोजनेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन के एक और फॉस्फेट अणु जो होते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु से जुड़ जाते हैं। ये अणु जो होता है फॉस्फोरिक एसिड से प्राप्त होता है। इस प्रकार अंत में 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यह क्रिया जो होती है डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज और फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ऑक्सीकारिक डीहाइड्रोजनेशन में क्या होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और ये NAD निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जो कि NADH और H में बदल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है ATP फॉर्मेशन। तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हाई एनर्जी वाला फॉस्फेट अणु पृथक हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है और पृथक हुआ फॉस्फेट समूह जो होता है ADP के साथ संयुग्मित होकर ATP में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। इस प्रकार इस क्रिया में 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया में फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो होती है आवश्यक होती है। तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ADP जो मिलके फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ATP फॉर्म करता है। आइसोमराइजेशन प्रोसेस जिसमें कि समावयवीकरण, इस क्रिया में प्रत्येक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अणु फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 जो होती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम तो क्या बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट जो आती है डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण। इस क्रिया में इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक मानू का अणु जो होता है क्वार्टर मॉलिक्यूल जो होता है अलग होता है जिससे फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बनता है ना। तो ये क्या होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो होती है रिएक्शन इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अगेन जो होता है ATP फॉर्मेशन। तो ATP फॉर्मेशन जो होती है इस क्रिया में ADP और पाइरुवेट काइनेज तो ये ADP मतलब कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और जो होता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड जो होता है अपना फॉस्फेट समूह जो होता है ADP को दे देता है जिसके फलस्वरूप पाइरुविक एसिड बनता है और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड प्लस एडिनोसिन डाईफॉस्फेट ADP तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड फॉर्म कर रहे हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। इससे 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में
एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक एसिड के अणुओं में बदल जाता है। C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है, इसके दौरान पायरुविक एसिड के 2 अणु फॉर्म हो रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 2 ATP अणु जो होते हैं फॉस्फोरिलेशन में काम आते हैं, 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, अतः कुल जो होते हैं 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु उत्पन्न होते हैं जो कि NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और NADH प्लस H आयन में बदल जाते हैं। 2 हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ट्वाइस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करके प्रत्येक 3 ATP देता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस द्वारा कुल 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण क्रिया जो होती है वो इस क्रिया के दौरान जो होते हैं 4 ATP प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 2 ATP अणु जो होते हैं यूज में आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु उत्पन्न होते हैं जो कि NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, NADH प्लस H आयन में बदल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्थानांतरित हो जाते हैं, NADH ट्वाइस NADH जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करके 3 ATP देता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 8 ATP अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के भविष्य के बारे में बात करें तो साधारण परिस्थितियों में पायरुविक एसिड अधिकतर कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में उपापचयित होता है। यदि किसी सेल में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है लिमिटिंग हो, जैसा कि स्केलेटल मसल्स में होता है, तो पायरुविक एसिड का परिवर्तन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। कई प्लांट सेल्स तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर सीमित ऑक्सीजन जो होती है लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई की परिस्थितियाँ होती हैं, पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में पायरुविक एसिड से मतलब अनएरोबिक परिस्थिति में क्या होगा, अनॉक्सी परिस्थिति में पायरुविक एसिड का परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड, तो एक विशिष्ट एंजाइम लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में NADH जो होता है वो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में अपचयित कर देता है। तो पायरुविक एसिड प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन ये क्रिया करते हैं लैक्टिस डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, तो फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड प्लस NAD प्लस इसमें बन जाएगा लैक्टिक एसिड जो होता है ना, तो वो बन जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगी जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन। तो पायरुविक एसिड जो होता है इसका इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल, इस परिवर्तन के लिए पायरुविक एसिड को एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके लिए एंजाइम जो होते हैं कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु पृथक किया जाता है जिससे एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। तो पायरुविक एसिड जो होगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो कार्बोक्सिलेज जो होता है एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जिसका प्रोटीन भाग जो होता है एपो एंजाइम तथा प्रोटीन रहित भाग क्या होगा, को एंजाइम। तो को कार्बोक्सिलेज देता है। तो एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH प्लस H आयन जो होंगे H अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और NAD फॉर्म होता है। तो इस प्रकार प्राप्त एसिटाल्डिहाइड जो होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में NADH द्वारा
इथाइल अल्कोहल में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करेंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।